आज हम सीखेंगे मतलब डे 2 में सिंटैक्स, डिफरेंट वे टू अप्लाई सीएसएस, इसका सिंटैक्स और कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, कितने तरीके हैं इसके। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकली पार्ट भी करेंगे हम। पहले थ्योरेटिकल समझते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहला आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स जैसे हर किसी कोड का एक लिखने का तरीका होता है, उसे ही हम बोलते हैं सिंटैक्स, यानी एक तरीके का ऐसा प्रोटोकॉल जिसे फॉलो करने पे हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। जैसे अगर हमें सीएसएस पे कोई भी चीज़ें अचीव करनी, कोई कलर ग्रेडियंट या कलर या फिर फॉन्ट को साइज को बड़ा करना, छोटा करना, इस तरीके का हमें कुछ प्रॉपर्टीज हमें गेन करनी है, तो उसके खुद के कुछ रूल होते हैं, सेट ऑफ रूल होते हैं, जिसे बोलते हैं सिंटैक्स। इन सिंटैक्स के अलग अलग मतलब कि इसके सिंटैक्स की डेफिनेशन बताई मैंने। सिंटैक्स एग्जैक्ट में होते क्या है, ये इस तरीके से कि अगर मुझे कोई हेडिंग में रेड कलर करना तो लिखे कैसे जाएगा, तो वे ऑफ राइटिंग ये है हैशटैग H1 कर्ली ब्रेसेस स्टार कर्ली ब्रेसेस बंद और कलर डबल कोलन और ये। तो ये हैशटैग किस में लगता है, इन हैशटैग को बोलते क्या है, ये H1 क्या है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो इसको अगर हम सिंटैक्स में देखें तो यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन, सिंटैक्स इज यूज्ड टू डिफाइन हाउ टू स्टाइल आर अप्लाइड टू HTML पे, कैसे अप्लाई करेंगे हम एलिमेंटों पे। जो भी HTML के अंदर कोड होगा, जैसे ये कोड है H1 का, H1 में कोई आपने हेडिंग लिख दी, उस HTML कोड पे हम कैसे CSS को अप्लाई करेंगे, उसके सेट ऑफ रूल होते हैं जिन्हें हम सिंटैक्स बोलते हैं। बेसिक सिंटैक्स कंसिस्ट ऑफ रूल सेट विच आर द कंपोज ऑफ सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। ये जो कंपोज यानी कि इन दोनों से मिलके ही बनता है पूरा सिंटैक्स, सिलेक्टर और डिक्लेरेशन। सिलेक्टर किन्हें बोलते हैं, जो कर्ली ब्रेसेस से पहले लिखे जाएंगे वे सिलेक्टर बोलते हैं, जैसे कि हैशटैग, हैशटैग हो गया, ये सिलेक्टर होते हैं। और भी चीज़ आगे आएगी बताऊंगा। और इसका कुछ ये थोड़ा सा एग्जांपल है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखते हैं हम और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू देते हैं कॉलम की। तो ये तो हो गया यहाँ पे डिक्लेरेशन, ये हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं सिलेक्टर, और ये अंदर है डिक्लेयर। हमने जैसे कि H1 हेडिंग पर हमने डिक्लेयर कर दिया कलर रेड, तो H1 हेडिंग पर हमारा कलर रेड हो जाएगा। थोड़ा और बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं ये चीज़ें। हम्म हाँ, इन दोनों में डिफरेंस भी होता है जब हम हाँ धीरे धीरे एग्जांपल जब करते रहेंगे ना, कोड में देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे सारी चीज़ें कि एक तो होएगी सब होएगी कैसे कैसे, इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो मैंने अभी जैसे बताया कि हमें पूरी जो CSS का सिंटैक्स होता है वो सिलेक्टर और डिक्लेरेशन पे बेस होता है। तो अब हमें पहचान करनी पड़ेगी सिलेक्टर किसे बोलते हैं, डिक्लेरेशन किसे बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने सिलेक्टर पढ़ा कि ये होते हैं, और डिक्लेरेशन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो कोड लिखते हैं ये, जैसे कलर हमें रेड करना। अब यहाँ समझते हैं, सबसे पहले आ जाता है ये हैशटैग, इसको हम सिलेक्टर बोलते हैं। और जब हम यहाँ पे एलिमेंट का नाम लिख देते हैं, जैसे H1 हमने नाम लिख दिया, H2 लिख दिया, या फिर हमने P टैग लिख दिया, यहाँ पे H1 की जगह मैंने P कर दिया, तो डायरेक्ट अगर मैं P यूज कर रहा हूँ है हैश टैग लगा के, तो इन सब पूरे को बोलते हैं सिलेक्टर। सिलेक्टर कितने तरीके के होते हैं, ये भी हम धीरे 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 एग्जाम्पल देखते चलेंगे। बहुत तरीके के सिलेक्टर होते हैं। हाँ, ये इन्हें सिलेक्टर बोलते हैं, इन दोनों को मिला के। हाँ, इन्हें सिलेक्टर बोलते हैं। सिलेक्टर का मतलब होता है कि पैराग्राफ नाम से कोई एलिमेंट है HTML के अंदर, उसके अंदर मुझे फॉन्ट साइज डिक्लेयर करना, मुझे क्या फॉन्ट साइज 25 कर दे। तो जो फॉन्ट लिखा मैंने साइज, ये इम्पोर्टेंट है, ये हमें थोड़ी सी याद करनी पड़े कि फॉन्ट डैश साइज ये लिखना होता है। इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं हम CSS के ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि H1 पे मैंने कलर, कलर नाम की कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है रेड। तो ये जो कॉलम के बाद, इन कॉलम के बाद जो ये लिखा है 25 px यानी पिक्सल, इन्हें बोलते हैं वैल्यू। और फिर इसके बाद आता है सेमीकोलन, यानी ये वाला स्टेटमेंट हो गया क्लोज। फिर अगला स्टेटमेंट आ गया यहाँ पे, जिसे बोलते हैं टर्मिनेट। जैसे मैंने यहाँ दिखा भी रखा, टर्मिनेट हो जाएगा हमारा पहला डिक्लेरेशन। तो वो क्या करेगा, पैराग्राफ के अंदर जाकर फॉन्ट का साइज 25 पिक्सल कर देगा, ठीक है। फिर आता है ये टर्मिनेट, फिर आता है कलर। कलर मुझे रेड करना है, तो कलर कॉलम इक्वल टू रेड, इसकी वैल्यू दे दी मैंने रेड, ठीक है। RBG फॉर्म भी होती है, आगे करेंगे धीरे धीरे।
समझना है अभी सिंटैक्स को कैसे अप्लाई करना है। ये डिक्लेयर हो गया यहाँ तक और करली ब्रेसेस कर दिया बंद। तो ये पूरा सीएसएस का कोड लिखे गया एक पैराग्राफ के लिए, ताकि इस पैराग्राफ का साइज 25 है और इसमें कलर रेड करना है। फॉन्ट साइज और कलर इन्हें बोलते हैं हम प्रॉपर्टी, और कॉलम के बाद जो हमारी होती है इन्हें बोलते हैं वैल्यू, जैसे रेड 25 पिक्सल। और इन पूरे को बोलते हैं डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन दो डिक्लेरेशन। और ये होते हैं सेलेक्टर, ठीक है। और यहाँ से लेके करली ब्रेसेस स्टार्ट होगा और करली ब्रेसेस से बंद, इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन ब्लॉक। ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है, जैसे कि एक पूरा ब्लॉक होगा। इस ब्लॉक में क्या हो रहा है कि H1 हेडिंग पे ही सिर्फ ये कलर होगा, जहाँ जहाँ भी H1 हेडिंग लिखी रहेगी उस पर ये वाली प्रॉपर्टी लग जाओगी। इन्हें प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करके वो उसका कलर रेड कर देगा। ये सिलेक्टर हमें इसलिए लगाना पड़ता है, हमें सब बताना पड़ता है कि हम पैराग्राफ पे ये काम करना है या फिर किस पे करना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे पढ़ेंगे पर, लेकिन हाँ करली ब्रेसेस से पहले ना सिलेक्टर बोलते हैं। CSS के अंदर अगर हमें कमेंट लगाना हो तो हम इससे स्टार्ट करेंगे, स्लैश और ये स्टार एंड विद द स्टार पहले फिर स्लैश बाद में। स्टार्टिंग पॉइंट कमेंट की ये है और इसमें ये है। कमेंट में पता है किस लिए लगेंगे, ताकि वो कोड या उसके बारे में बताने के लिए। तो जो यहाँ पे ये पूरा का पूरा दिख रहा है ये एक सिंटैक्स का एग्जाम्पल है। इस तरीके से पूरा सिंटैक्स हम समझ सकते हैं CSS का। ठीक है, ये पूरा सिंटैक्स है। सबसे पहले सेलेक्टर आता है, फिर हमारा डिक्लेरेशन ब्लॉक स्टार्ट होता है कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करके, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करके उसके बीच में लिखते हैं हम क्या, प्रॉपर्टी और फिर वैल्यू। बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, जैसे कि फॉन्ट साइज बड़ा करना हो, बोल्ड करना हो, वेट देना हो, एनिमेशन, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है, जैसे बैकग्राउंड कलर देना हो रेड, है ना। इसमें बैकग्राउंड कलर इसकी हाइट मुझे बढ़ानी हो तो ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का div1 पे काम करेगा ये। उसमें क्या क्या करेगा, उसका कलर इतना कर देगा, उसकी चौड़ाई इतनी पिक्सल कर देगा, हाइट इतनी कर देगा, फ्लोट यानी कहाँ सेट करना, लेफ्ट की तरफ कर देगा सेट, अलाइनमेंट कर देगा सेट। तो ये पूरी प्रॉपर्टी इस वाली डिव पे अप्लाई हो जाएगी। फिर div2 के लिए उसने अलग लिखी। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग लिखते हैं। जैसे इसने हेडर के लिए अलग CSS की, यहाँ ये जो बना रखा कैरोजल इसके लिए अलग CSS है, ये अलग अलग बना रखे इनके लिए अलग CSS है, सबके लिए अलग अलग CSS लिखनी पड़ती है। और ये होता है इसका सिंटैक्स, सेलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू। कर्ली ब्रेसेस तो लगाने हैं। समझ आया? सेलेक्टर कौन से इनमें, ये वाले। और डिक्लेरेशन, हाँ डिक्लेरेशन ये हो गया। हाँ, ये टर्मिनेट कहीं से करना, सेमीकोलन तक का। फॉन्ट साइज 25 पिक्सल रखना। और प्रॉपर्टी ये वाली आएगी। ये प्रॉपर्टी बहुत तरह की प्रॉपर्टी होती है, इसमें मैं तुझे हम करेंगे, इसमें धीरे धीरे सॉरी करेंगे, ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली समझ में आती रहेगी। बहुत सारी प्रॉपर्टी तेरी याद भी नहीं होने की, फिर अपना भी याद हो जाओगी। ये सिर्फ प्रैक्टिकल, ये सिर्फ प्रैक्टिस का ही खेल है। तो हमने सिंटैक्स समझा। सिंटैक्स क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रूल होता है CSS का, जिसको हम अप्लाई, जिसके थ्रू हम अप्लाई करेंगे, और इस रूल के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को डेकोरेट कर सकते हैं, डेकोर कर सकते हैं, अच्छी तरह दिखा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ टू यूज CSS इन HTML। ये हमारी इसी क्लास का ही पार्ट है। तो हमने समझा कुछ सिंटैक्स होता है नाम से, जिसके थ्रू हम अपनी हेडिंग वगैरह को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं CSS के थ्रू। और ये हमें पता है कि CSS से हम अपने वेब पेज को अच्छा दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है, बढ़िया दिखता है। लेकिन सवाल ये उठता है हम लगाएंगे कैसे। तो CSS को लगाने का 3 तरीके हैं, जैसे मैंने लिख रखा, देयर आर 3 मेन वेज टू ऐड CSS इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर CSS को ऐड करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला इनलाइन CSS। कौन सा? इनलाइन CSS। हाँ, इनलाइन CSS का मतलब है, एग्जाम्पल पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व
अप्लाई सीएसएस स्टाइल डायरेक्टली टू इंडिविजुअल एचटीएमएल एलिमेंट। जितने भी अलग अलग एलिमेंट है ना, इंडिविजुअल का मतलब अलग अलग, जैसे H1 ये हो गया, और H1 करके मैंने यहाँ लिख दिया, पी लिख दिया, मनीष कुमार, और ये मैंने पी बंद कर दिया। तो उसके अंदर कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है, H1 और P1। तो जब मैं चाहता हूँ कि HTML के अंदर हर एक एलिमेंट पे अलग अलग CSS अप्लाई करना, तो उसे बोलते हैं इनलाइन, यानी कि टैग के अंदर ही हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके CSS लगा देंगे ऐसे करके। H1 इक्वल टू स्टाइल इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट कलर, कलर, और टर्मिनेट कर देंगे, फिर फॉन्ट साइज कॉलम 25 पिक्सल टर्मिनेट कर देंगे। तो ये जो मैंने लगा रखी है HTML टैग के अंदर ही, इसे बोलते हैं इनलाइन CSS। समझ आया? या हाँ, ये जो कौन सा कलर, कौन सा ये वाला? नहीं नहीं, ये इनलाइन इसीलिए बोलते हैं कि, हाँ इनलाइन इसे इसलिए बोलते हैं कि हर एक एलिमेंट का अलग अलग लगा सके उसके ही टैग के अंदर। जैसे इसी टैग के अंदर मैं यहाँ लगा दूंगा, लिखना पड़ेगा मुझे स्टाइल, यानी CSS के लिए मुझे स्टाइल लिखना पड़ेगा, डबल कोट के अंदर डाल दूंगा कलर, येलो और कलर, कॉलम इक्वल टू डाल दूंगा रेड, और बंद कर दूंगा उसे ऐसे, यहाँ से बंद करके डबल कोट से ऐसे बंद कर दूंगा। तो ये मैंने इसका है, ये सिर्फ इस मनीष मनीष के नाम को ही कलर करेगा। ये इसलिए से इनलाइन बोलते हैं, सिर्फ वन सिंगल लाइन के लिए। जैसे यहाँ पढ़ा ना हमने, मेथड दैन विल अप्लाई सीएसएस डायरेक्टली इंडिविजुअल, यानी कि सिंगल लाइन के लिए। इंडिविजुअल मतलब अकेले अकेले। एलिमेंट यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट्स, ये स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट है। जैसे H1 के अंदर हम बहुत सारे एट्रीब्यूट कर गए थोड़े से, तो ये एक एट्रीब्यूट है स्टाइल नाम का, इसको हम इस तरीके से यूज करेंगे, तो इसे बोलते हैं इनलाइन CSS। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी मैं यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ, एक मिनट। तो मैंने कोड लिख लिया, अब हम शुरू करते हैं अप्लाई करना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे H1, ऐसे ही करेंगे जैसे हमने कोड में समझा। एट्रीब्यूट लगाएंगे स्टाइल, जूम कर लूँ, स्टाइल इक्वल टू, मैंने डबल कोट से स्टार्ट करा, हमें पता ही एट्रीब्यूट हमारे सारे ऐसे लिखे जाते हैं। एट्रीब्यूट इक्वल टू डबल कोट के अंदर एट्रीब्यूट, अब इसके अंदर अप्लाई करेंगे हम सारी चीज़ें। जैसे मैंने कलर कर दिया इसका कलर कोलन रेड, और सेव करके बंद। अब इसे हम सेव करेंगे, और यहीं सेव करेंगे, इसमें इसमें लिख देंगे CSS डो CSS CSS नहीं लिखने के, पेज का हम क्या बना रहे हैं, डेमो लिख दो, demo.css। इसका स्टाइल CSS का जो एक्सटेंशन नेम है .css है, लेकिन हमें यहाँ पे अभी ये इस्तेमाल नहीं करना, हमें सीधा इस्तेमाल करना CSS.html, क्योंकि हम इनलाइन सीख रहे हैं। तो इसे डायरेक्ट ऐसे ही सेव कर दियो, ये तो मैंने नाम डाल दिया CSS.html। सेव करेंगे हम इसे, अब ये सेव हो गया। अब इसे हम चला कर देखेंगे, CSS के नाम से बन गई हो गया फाइल, ये आ गई .html। इसे अप्लाई करा और शो नहीं हो रहा,
हम्म। हाँ, मैंने कुछ लिखा था एडिंग में। हेलो सुनीता। सुनीता। और यहाँ कर देते हैं हम इसको बंद। अब हेलो सुनीता देख रेड कलर की होकर आएगी छो में। सेव करके चलो। स्टाइल इक्वल टू कोलन रेड। देखते हैं कोई कोड मिस्टेक तो नहीं। दोबारा चला। कहीं मिस्टेक तो नहीं है किसी कोड में। HTML HTML। एक बार ये हटा के देख लेते हैं। कॉपी। हेडिंग ही नहीं दिखा रही। चलिए देखते हैं कुछ ना कुछ करते हैं। मुझे नाम से दूसरे नाम से सेव करके देखते हैं हो जाती है कहीं बार गड़बड़। demo.html सेव और ट्राई करते हैं। पैराग्राफ भी नहीं दिखा रहा। HTML पैराग्राफ हेड भी बंद है। DOTYP डॉक टाइप भी ठीक है। क्या मिस्टेक आ रही है? इसे चला के देखते हैं जो पहले से बने बनाए हैं। चलो इन पे ही अप्लाई करके देखते हैं। इस पर राइट क्लिक करो, इसका कोड खोलना। चलिए यहाँ देखते हैं करके ट्राई। सेव। ये आ गया देख ब्लू कलर का आ गया। नहीं उसको इसमें ही कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो इस तरीके से हम इसे अप्लाई कर देंगे। स्टाइल इक्वल टू डबल कोट कोलन ब्लू। ब्लू की जगह हम रेड भी करेंगे तो रेड हो जाएगा। और यहाँ सेव करेंगे। ये देख रेड हो गया नहीं रेड। हेलो हेलो देख रही है। हाँ तो ये ऐसे स्टाइल इक्वल टू डबल कोट रेड। फॉन्ट का साइज 25 24 है। 50 भी करेंगे हम। 50 करते देख कितना बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा होगा नहीं। तो ऐसे हम CSS के थ्रू थोड़ा स्टाइलिंग डालना चालू कर दें। यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती है बहुत सारी और भी, जैसे कि BACKGROUND बैकग्राउंड रेड कर दो या ब्लैक कर दो। देखते हैं उसका बैकग्राउंड में कैसा होगा। ब्लैक ठीक है।
और बैकग्राउंड तो ब्लैक होगा। और यहाँ फॉन्ट, यहाँ कलर कर दो। जो कलर करते हैं डायरेक्ट हम, कलर WHIT वाइट। अब इसका कलर वाइट हो जाएगा। ये आ गया। कैसी लग रही है? सही लग रही है। और ऐसे ही हम ये प्रॉपर्टी और अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कॉलम लगाओ, दोबारा से और अलग लिख दो, ALIGN, अलाइन, अलाइन कॉलन सेंटर, और यहाँ कर देंगे बंद। सेव करेंगे। ये प्रॉपर्टी है, ये इसकी वैल्यू है सेंटर। और जैसे हम इस पर अप्लाई करेंगे, हाँ इसमें अलाइनमेंट नहीं काम कर रही, इनलाइन में नहीं कर रही है। तो हम कुछ और ट्राई करेंगे। इसमें बहुत सारी तरह के होते हैं, जब धीरे धीरे करेंगे आ जाएगी। अलाइनमेंट सेंटर, मिडिल ट्राई करते हैं, मिडिल मिले तो फ्लोट कर लेते हैं। फ्लोट कर लो, 80 फ्लोट कॉलम राइट। लेकिन राइट की तरफ शिफ्ट हो, तो ये हम सब इसके थ्रू कर सकते हैं। यानी कि कौन सा वर्ड मुझे कहाँ ले जाना, कौन सा कैसे करना, ये सब के सब हम इसके थ्रू कर सकते हैं CSS के। ये तो इसे बोलते हैं इनलाइन CSS। और इसका एट्रीब्यूट है स्टाइल। इसमें ये प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड, कलर, प्लॉट, बहुत सारे के होते हैं। जो धीरे धीरे करते रहेंगे आ जाएंगे। ठीक है। हाँ, इसमें शायद मिडिल आएगा। वैसे तो फ्लोट दो ही तरीके के होते हैं, सिर्फ लेफ्ट और राइट ही। बाकी मिडिल की तो नहीं होती इसमें। हाँ, दो इस तरह के होते हैं फ्लोट, या तो लेफ्ट कर लो या राइट कर लो। तो प्रॉपर्टी है ये एक तरीके की। हम धीरे धीरे और भी प्रॉपर्टीज को ट्राई करेंगे। और जैसे बोल्ड करना हो तो को एंटी फॉन्ट वेट इक्वल फॉन्ट वेट 800 तक रहता है इसमें मैक्सिमम। ये वैसे ही पहले ही बोल्ड है, साइज कर सकते हैं हम कम। फॉन्ट SI फॉन्ट साइज कॉलम, ये जो मैंने डैश लगाया बीच में, ऐसे ही लिखना होता है। और पिक्सल सेव कर लिया। ठीक है, इतना बड़ा हो गया। ये सब CSS के थ्रू हो रहा है। अब ये देख, इसने यहाँ गैप छोड़ दिया ऊपर की तरफ, ये वाला। अब ये इधर भी गैप छोड़ दिया, नीचे भी गैप छोड़ दिया। ये चीज़ें क्या होती है, ये सब CSS में हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। असली खेल इन्हीं का ही है, अलाइनमेंट का, कि आप हर एक जगह को एक अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सको, बढ़िया तरह, खाली जगह कुछ ना बचे, और उन जगह को अच्छी तरीके से मैनेज करके इस्तेमाल कर सको। ये असली CSS में मास्टरिंग करी जाती है। सारा काम होता है अलाइनमेंट का, सही तरीके से अलाइनमेंट आनी चाहिए। तो किसी के भी ऊपर लगा लो। जैसे पैराग्राफ है, जाके इसमें लिख दो स्टाइल इक्वल टू, और कलर कर दो कॉलन रेड, बंद कर दो, कलर लगा दो। ये लग गई स्टाइल इक्वल टू, मैं इसका कलर पैराग्राफ का रेड हो जाओगे, कहीं ना कहीं ये आ गया रेड हो गया, है ना। तो इसे बोलते हैं हम क्या, इनलाइन CSS, जो किसी एक पर्टिकुलर या इंडिविजुअल अलग अलग एलिमेंट पर लगाया जा सकता है। ठीक है। अगला है इंटरनल CSS। कौन सी? इंटरनल CSS। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस अप्रोच यू प्लेस CSS रूल्स यानी जो भी हम ये करते हैं, टाइप, सेलेक्टर, फॉन्ट फैमिली, जो भी लिख रहा है, इन्हें सब रूल बोलते हैं, यानी सिंटैक्स। तो रूल डायरेक्टली विद इन द स्टाइल टैग, एक स्टाइल नाम की टैग आती है। ठीक है। इस टैग का यूज करके हम इस पे किसी भी एलिमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये स्टाइल टैग है, या तो हम इसे हेड टैग के अंदर लिखते हैं, या हेड टैग से बाहर कहीं लिख लो, एक ही बात पड़ती है। हेड टैग से बाहर लिख लो तो भी कोई दिक्कत ना, पर वैसे हेड टैग के अंदर लिखे जा, सेक्शन ऑफ द फाइल के अंदर ही काम होता है। अलग से कोई थर्ड पार्टी फाइल इसमें अटैच नहीं करनी पड़ती। यानी कि बनी बनाई इसी फाइल के अंदर ही, अगर मैं हेड टैग के नीचे यहाँ लगा दूंगा STYLE ये, और इसको कर दूंगा टैग को बंद,
STYLE। अब इसके बीच में हमें काम करना है यहाँ से। अब ये जो जो चीज़ हमने यहाँ अप्लाई करी, ये सारी की सारी इनलाइन में से हटा सकते हैं, इनलाइन में भी लगा सकते हैं। कई बार कुछ चीज़ें इनलाइन में ही लगने पे चले, कुछ वैसे नहीं काम करती, तो यहाँ हम लगा सकते हैं हेड टैग के अंदर। तो ये भी यही कह रहा है कि हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग के नाम का यूज करेंगे और उसके अंदर हम सेलेक्टर और डिक्लेरेशन के थ्रू हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यूज करके उन पर CSS अप्लाई करेंगे। इसलिए सब बोलते हैं इंटरनल। इनलाइन जो पर्टिकुलर टैग के अंदर इस्तेमाल हो, और इंटरनल जो हेड टैग के अंदर इस्तेमाल होगी। इसकी खुद की एक टैग है, स्टाइल नाम की एक टैग बना रखी, उसके अंदर लिखेंगे हम सारा कोड। ठीक है। Here the this allow you can apply you to apply style specify element on that page। इसी पेज पे तुम किसी भी इस पे अप्लाई कर सकते हो, इसे बोलते हैं इंटरनल। तो इसे देख लेते हैं। ये HTML का पेज होता है और इसके नीचे लगाते हैं स्टाइल, और स्टाइल टैग को बंद करेंगे। इसके बीच में हम यहाँ काम करेंगे सेलेक्टर को लेकर। जैसे कि ये मैंने एलिमेंट है, कौन सा H1 एलिमेंट है, मैं चाहता हूँ H1 एलिमेंट का कलर रेड हो जाए पहले वाली का। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, H1 और करली ब्रेसेस स्टार्ट और करली ब्रेसेस को बंद, जैसा मैंने वहां सीखा। अब मैं कहेगी इसमें हैशटैग क्यों नहीं आया। जब हम सेलेक्टर पढ़ेंगे ना, सेलेक्टर क्या होता है वहां समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ H1 क्यों लगाया। और नॉर्मली मैं नॉलेज के लिए बता दूं, इसे एलिमेंट सेलेक्टर बोलते हैं क्योंकि ये पहला एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। तो हम डायरेक्ट एलिमेंट को भी उठा के यहाँ लिख सकते हैं H1 और इसके अंदर CSS अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कलर मैंने कर दिया इसका ब्लू, ब्लू तो हो गया, रेड कर दिया, ऐसे करके। इसमें ना तो डबल कोट कुछ नहीं लगता, इसमें कलर एक कॉलम लगाओ, रेड लिखो, यानी इस तरीके से डिक्लेयर कर दो डायरेक्ट। इधर प्रॉपर्टी होगी, इधर हमारी वैल्यू, बस सेव करो, इधर सेव कर लो। अभी इसका कलर ये है, अभी इसका कलर रेड हो जाओगे। समझ आया। तो स्टाइल नाम की एक टैग होती है, इस टैग का यूज करके इसके अंदर हम सेलेक्टर यूज करते हैं। सेलेक्टर इसमें अभी फिलहाल हम एलिमेंट सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, जिसमें डायरेक्ट हम एलिमेंट का नाम यूज करें। अगर मैं यहाँ पैराग्राफ लिख रहा हूँ तो डायरेक्ट मैं इसी पैराग्राफ में मुझे कुछ करना है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसका ही नाम लिख दूंगा यहाँ से अलग, और करली ब्रेसेस स्टार्ट करके इसका एक ब्लॉक बना दिया अलग से, ताकि इस पे ही अप्लाई हो। इस नाम के जितने भी हो गए ना, 3 नाम के, सब पे एक जैसी अप्लाई हो जाओगी। इनका भी पता बताऊंगा सारी चीजें। बैकग्राउंड रेड, कलर वाइट, सेव करेंगे, रेफ्रेश करेंगे, कहीं ना कहीं आओगे तो देखिए आ गया। जितने भी पैराग्राफ की थी ना, सारी की सारी पे लग गई। इसलिए हमें CSS में 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए इसमें बहुत सारे सेलेक्टर भी क्रिएट करेंगे, ताकि हम अलग अलग पे अलग अलग कर सकें और एक ही स्टाइल को मल्टीपल पे भी अप्लाई कर सकें। सेलेक्टर में पढ़ेंगे तो जैसे इसमें बहुत सारे पैराग्राफ है ना, ये सारे के सारे तो सेम सेम लिख रहे। अब मैंने खाली यहाँ P लिख दिया, अब उसे तो जितने भी पी नाम के होंगे ना, सब पे अप्लाई कर देगा। तो इसीलिए ये होता है एलिमेंट सेलेक्टर, ताकि हम डायरेक्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करो और ये हो जाएगा। ब्राउन बॉय, ब्राउन हो गया, देख सकते। बैकग्राउंड कलर ORANG, ये हो गया, है ना। ये सारी चीज हो रही है, ये जगह गिर रही है। इस पैराग्राफ का इतना बड़ा साइज है, इसका इतना है, मार्जिन बॉक्स, बहुत सारी चीजें इसमें करेंगे तो क्या धीरे धीरे। तो इसे बोलते हैं हम इंटरनल CSS। कौन से वाली, स्टाइल एलिमेंट का यूज करा और उसके बाद हमने प्रॉपर्टी लिखनी स्टार्ट कर दी, कलर करना, ये करना, ठीक है। समझ आया। रही बात ये
हाँ, रही बात ये प्रॉपर्टी की, ये धीरे 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 बहुत सारी आ जाएगी। जब इनकी प्रैक्टिस करी, कुछ नेट से भी सर्च कर सकती है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। मेन चीज़ होती है लगाया कैसा जाएगा। जैसे मैंने ये बताई, हम इंटरनल सीएसएस पे काम कर रहे हैं, जो हमारी हेड टैग था बाहर चल रही, इसी चीज़ को तुम हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हो। मैं हेड टैग में जाऊँगा और एंटर करके यहाँ कर दूंगा पेस्ट। तो अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि हेड टैग से बाद में लिखा और हेड टैग से पहले लिखा, इन दोनों में फ़र्क क्या है। इन दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, जब हम पेज को लोड करेंगे, जैसे हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे, तो जो कंपाइलर रहेगा ब्राउज़र का, वो जो सबसे शुरू में रहेगा उसको सबसे पहले डिटेक्ट कर लेगा। अब हेड टैग के अंदर लिख दी तो यहाँ से उसने पढ़ लिया कि ये है, फिर वो नीचे जाएगा, चेक करेगा कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ है, तो इससे थोड़ा पेज जल्दी लोड हो जा। अगर जब हम सी एस एस का यूज करें HTML के अंदर, तो पेज थोड़ा हैवी हो जा, कोड हैवी हो जा। उस कोड को हैवी करने के लिए इन्होंने क्या करा, एक अलग से ही इन्होंने क्या करा, अलग से फाइल बना सकते हैं हम सी एस एस की। बस उसमें उसका लिंक डाल दो, ठीक है। उसका लिंक डाल के क्या होगा, सारा कोड पर दूसरी तरफ रन होगा, ताकि पूरा HTML का पेज पर लोड ना पड़े। लोड होने अभी तो हम छोटा कोड लिख रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी लिख रहा। लेकिन मान लो मैंने बहुत सारा कोड बना दिया, पूरी पूरी वेबसाइट, और मैंने भर दी इसी के अंदर ही सारा का सारा CSS, तो बहुत बड़ा कोड बैठ जाएगा। तो जब वेब पेज लोड होगा ना, तो टाइम लगेगा। इसलिए इन प्रॉब्लमों को घटाने के लिए उन्होंने क्या करा, ये 3 तरीके ढूंढे। सबसे पहला तो हम इस्तेमाल करते हैं स्टाइल वाला, जो हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके, यानी कि इनलाइन का, इसे इनलाइन बोलते हैं। फिर दूसरा उन्होंने ट्राई करा, भाई इसमें प्रॉब्लम आ गई, अब नु थोड़ी ना हम सब पे, मान लो अगर मुझे इन सब का एक ही नाम रख दूँ और सब पे एक जैसे अप्लाई हो जा, इस तरह की कंडीशन के लिए उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने एक टैग बना दी ताकि थोड़ा और जल्दी से काम हो सके। अब इसमें प्रॉब्लम आ गई, पूरा का पूरा HTML पेज में ही कोड करना पड़ेगा, हैवी हो जाएगा पेज, लोड नहीं होने का। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आती है फिर तीसरी कंडीशन, जो तीसरी बार अप्लाई होती है। तीसरा तरीका है अप्लाई करने का CSS का। ये तो इंटरनल कर दिया हमने, अब आता है एक्सटर्नल। इसमें क्या होता है कि CSS की एक अलग फाइल क्रिएट करनी होती है और उसके बाद इसमें लिंक करना होता है, इस तरीके से बस लिंक कर दो, तो इससे HTML का पेज जो होगा वो जल्दी लोड हो जाएगा और ब्राउज़र पेज को जल्दी लोड करते, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी CSS अप्लाई करता चले जाएगा। तो इससे पेज की लोड बढ़ जाएगा, अच्छी तरीके से रैंक करेगी, गूगल में रैंक भी करेगी, और लोग बाग तुम्हारी वेबसाइट पर जल्दी खुलेगी तो विजिट भी करेगी, अर्निंग भी होगी, पैसा भी आएगा, अंधा पैसा। इसलिए इस लैंग्वेज में, कोडिंग में हर एक चीज़ की वजह है कि कोई चीज़ पहले क्यों लग रही, बाद में क्यों लग रही, ठीक है। तो पेज को थोड़ा फास्ट लोड करने के लिए हम CSS को पहले लगाते हैं। इसे लगाने का 3 तरीके थे, इनलाइन और इंटरनल, और ये अब पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल, जिसमें हम टैग का यूज करेंगे, लिंक, एट्रीब्यूट करेंगे REL, रिलेशन, किस चीज़ का है, स्टाइल सीट, क्योंकि CSS एक स्टाइल सीट है, किस टाइप की है, टाइप है वो टेक्स्ट टाइप की, सिंपल इसमें हमने क्या लिखा, टेक्स्ट लिख रहा, हल्ली कुछ और कुछ नहीं लिख रहा। उसके बाद आती है HREF, जैसे एंकर टैग में यूज करे थे, एंकर टैग में यूज करते हैं ना लिंक करने के लिए, ऐसे ही हम यहाँ पे HREF, और इसमें बीच में हम लिंक डाल दें, फाइल का नाम है कहाँ, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। तो ये कुछ चीज़ें होती है इसके अंदर ध्यान रखने की, और इनको हम करके देखेंगे। ये लिंक टैग बंद नहीं होती, ये एट्रीब्यूट के साथ इस्तेमाल होती है और इतनी ही चलती है। तो ये थी कुछ इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, हमने दो तो देख ली। अब हम लास्ट देखते हैं वाली एक्सटर्नल, इम्पोर्टेंट है बहुत ही। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो यही पेज है हमारा, इसमें से मैंने ये हटा दिया यहाँ से और छोटा कर दिया और हेड बनाया। हेड टैग के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये हेडिंग पैडिंग मैंने सब हटा दी, इसमें H1 ही रहने दो। H1 ही रहने दो से हेडिंग को, और यहाँ लिख दो एक्सटर्नल लिंकिंग। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे CSS। CSS अप्लाई करने के लिए हमें एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी, इसे सेव कर लो,
यहाँ पे जाओ, न्यू फाइल पे क्लिक करो, नई फाइल आ जाओगी और इस फाइल के अंदर हम CSS लिखने स्टार्ट कर देंगे। CSS लिखने का बस वही तरीका है, करना कुछ नहीं, ना इसमें हेड ना कुछ नहीं डालना हमने। क्या पेज पे जाते हैं, कोड खोलते हैं, पहले तो एलिमेंट पढ़ते हैं, हमारा H1 एलिमेंट है, तो डायरेक्ट इसमें लिख दो यहाँ से क्या, H1 कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, बैकग्राउंड रेड, कलर येलो, और इसे कर देंगे बस इतना ही कोड लिखना। ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक चीज के लिए अलग अलग है, सब के लिए है। सेव कर देंगे यहाँ पे हम इसे। अब पूछे किस नाम से सेव करनी, अब हम कर देंगे स्टाइल डॉट CSS। यहाँ नाम कुछ भी दे सके। हाँ, अब यहाँ नाम देने का एक तरीका बताऊंगा। मान लो अगर तू होम पेज की कोई CSS बना रही तो यहाँ लिख दी होम डॉट CSS, तो तुझे ये पता रहेगा कि होम पेज की CSS इस पर अप्लाई कर रखी मैंने। तो फिलहाल हम तो नॉर्मली कर रहे तो स्टाइल डॉट CSS, और सेव कहाँ करी मैंने, इसी फोल्डर में कर दी, सेम वही लोकेशन पे, और इसको कर दे सेव। अब हम क्या करते हैं, अगर सेम ही जगह सेव है, ये देख इस तरीके के इसका बन का जाओगा ये आगे। अब ये सेम ही जगह सेव है तो डायरेक्ट हम लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लिख दो लिंक REL रिलेशन इक्वल टू कहीं का STYL स्टाइल SSW शीट, और टाइप किस टाइप की फाइल है हमारी, टेक्स्ट स्लैश CSS टाइप की फाइल है, और HREF। अब बता दो इसका एड्रेस कहाँ है, जल्दी करो फुर्ती। अब हमें एड्रेस बताना है यहाँ से, अगर सेम फोल्डर में है तो स्टाइल लिख दो, स्टाइल डॉट CSS, वो अपना आप डिटेक्ट कर लेगा अगर इसी फोल्डर में। अगर कहीं और है तो हमें आप फोल्डर की लोकेशन देनी पड़ती है, जैसे ए लिंक में डालना पड़े, एंकर टैग में डालना पड़े। तो बस मैंने स्टाइल डॉट CSS डाल ली और उसको बंद कर दिया। अब इस नाम से फाइल सर्च करेगा, उस फाइल सर्च में करेगा कि H1 नाम का कहाँ है एलिमेंट, वो ढूंढेगा ये रहा। अब इस पर ठाकुर अप्लाई कर देगा। अब मैं इसे सेव करता हूँ और चेक करके देखता हूँ, तो लिंकिंग H1 एडिंग आई नहीं रही, अभी नहीं आई। चेक करते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। लिंक यस, स्टैक रैपर, ठीक है। ठीक करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसमें सेव कर लेते हैं। ओहो, यहाँ कॉलम कमी थी, चेक करते दोबारा, देखिए आ गई ना। कोड में गलत थी, यहाँ थोड़ा कॉलम मिल गया था, कॉलम गायब थी मेरी। बस सिंपल ऐसे लिखना है। अब इसी के अंदर और कुछ करना है, बस अब ऐसे अप्लाई करते चले जाओ CSS के अंदर।
चेक करते हैं लाइन जाए, बाकी तो और भी प्रॉपर्टी होती है, इसमें नहीं है। आ गया। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी लगी इसमें, टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होगी, और भी है। कहीं पर भगा दिया। फॉन्ट वेट तो खैर है नहीं, कलर भी हो गया, मेरे भी याद नहीं आ रही अभी। ऐसा करते रहेंगे तो आ जाओगे इसमें, और कुछ ना। विड्थ देख लो, 90 पिक्सल। तो इसके देख, इसकी हाइट जो विड्थ है इसकी 90 पिक्सल कर देते ना, इतनी ही बड़ा होगा। ठीक है। और इसे थोड़ा और बढ़ा सको, 900 कर सको, 100 कर दो, सेव करो। ये ऐसा बढ़ा देगा, यहाँ नीचे ये आगे स्क्रॉल बटन, ये नहीं आना चाहिए कभी भी। तो नॉर्मल जो साइज होता है ना विड्थ का फिक्स, वो होता है 100%। तो ब्राउजर अपने हिसाब से सेट कर लेता है अपने 100% के साथ। आगे ना सेंटर में, और फॉन्ट का साइज कर दो इसका 25। समझ आया एक्सटर्नल का। बस डायरेक्ट एक फाइल बनाओ, उसका ऐसे लिंक दे दो इस तरीके से, लिंक HREF, और ये टेक्स्ट HREF करके पूरी की पूरा एड्रेस डाल दो, फिर स्लैश करके उसी फाइल का लिंक। एक्सटर्नल में एक दो बार तो ये दिक्कत आओगी जरूर जब अप्लाई करेगी, लेकिन इंटरनल में नहीं आने की, इंटरनल में हमने करके देख लिया। एक्सटर्नल इस तरीके से लगेगी, और ये इंटरनल थी इनलाइन की इस तरीके से एलिमेंट के अंदर, और ये इंटरनल होगी जो टैग के अंदर टैग का यूज करेंगे। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वे धीरे धीरे जब हम सीखते रहेंगे उसमें करते रहेंगे। फिलहाल हमने क्या सीखा आज, हमने सीखा कि कैसे कैसे CSS अप्लाई होती है, सिंटैक्स क्या हो इसका, सेलेक्टर किसे बोलते हैं, डिक्लेरेशन इसमें क्या है, प्रॉपर्टी और वैल्यू, इन्हें प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी हो गई, और ये इनकी वैल्यू, ये सेलेक्टर हो गया, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया डिक्लेरेशन। जितनी चाहो अप्लाई करना चाहो कर सकती हो। समझ आया सारी चीज़ें। तो आज के लिए क्लास यहीं पे ही समाप्त होती है।